हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो है दिया गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं MS साहू, उनकी तरफ से। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है इसका ऑब्जेक्टिव लोन की रिकवरी नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग ये पूरा इशू सामने आया है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड दैट इज़ IBC, इसका ऑब्जेक्टिव रीऑर्गेनाइजेशन करना है। तो ये सारी टर्म्स हम समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड दैट इज़ IBC, ये कोड बनाया क्यों गया, किस पर्पस से बनाया गया, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज़ बैंक्रप्सी, दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको समझेंगे। और ओवरऑल रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कितना ये इफेक्टिव रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये पूरी चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की जाएगी। बिफोर आई ओके मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 के अंदर बनाया गया। इसे IBC के नाम से भी जाना जाता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। यहाँ पे दो टर्म्स यूज की गई हैं, एक है इंसॉल्वेंसी, एक है बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दैट इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इसका मतलब है, आप कह सकते हैं कि दिवालिया होना। मतलब अगर किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई लोन ले रखा है, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है, तो उसके पास अब ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उस लोन को रीपे कर सके, तो दैट इज द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी एक तरह का लीगल प्रोसेस है। बैंक्रप्सी में क्या होगा, जब वो इंडिविजुअल या कंपनी डिक्लेयर कर देगा कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ठीक है, हम हमारा जो उधार है उसको पे नहीं कर सकते, जब ये डिक्लेरेशन हो जाएगा तो बैंक्रप्सी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बैंक्रप्सी इज़ अ लीगल प्रोसेस जिसके अंदर जो कोर्ट ऑर्डर है या जो पूरा प्रोसेस है उसमें ये डिसाइड होता है कि जो इंसॉल्वेंट डेटर है, मतलब जिस बंदे ने उधार लिया है, वो अपना उधार कैसे चुकाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जिसको बैंकों ने लोन दे रखा है, 3 बैंकों ने लोन दे रखा है, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 200, 300 करोड़, इस तरह से। तो अब ये इंसॉल्वेंट हो चुकी है कंपनी, ठीक है, इसने कहा कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और हम उधार नहीं पे कर सकते, तो ये केस आपका बैंक्रप्सी प्रोसेस में जाएगा और यहाँ पे अल्टरनेटिव्स तलाशे जाएंगे कि किस तरह से ये जो है अपना डेट जो है रीपे कर सकते हैं। फाइन। तो इस पहले क्या था, ये जो पूरा प्रोसेस था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का प्रोसेस था, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसके काफ़ी सारे लॉज थे और बहुत ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो इसके अंदर क्या किया गया, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 बनाया गया और ये एक तरह का क्या है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। जितनी भी इंसॉल्वेंसीज है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने एक लॉ बना दिया। पहले बहुत सारे लॉ थे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपने एक लॉ बना दिया, यहाँ पे सारी इंसॉल्वेंसीज डील की जाएंगी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में अराउंड 255 सेक्शंस हैं, 11 शेड्यूल्स हैं। सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो इसकी रेगुलेटर मतलब एज ए रेगुलेटर जो काम कर रहा है, दैट इज दिस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा, जितनी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं, फाइन, उनको ये रेगुलेट करेगा। इसके अंडर में जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी आपके प्रोफेशनल्स हो गए जो इन पूरी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, उनको ये डील कर रहा है। तो एक तरह का रेगुलेटर का काम कर रहा है ताकि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रह सके, ओके, और फटाफट ये पूरा प्रोसेस डील हो सके। इस बोर्ड के अंदर आपके 10 मेंबर हैं, ओके, और चेयरमैन भी यहाँ पे होते हैं। तो जो MS साहू है, जिनका स्टेटमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ओके। इनका स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि IBC जो है, इसका सोल टारगेट है रीऑर्गेनाइजेशन करना, ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंपनी। इसका जो फोकस है दैट इज नॉट ऑन द रिकवरी, है ना, लोन की रिकवरी हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन करना। अब देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, उसका आप मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, कुछ भी उसमें चेंज कर रहे हैं, उसके फाइनेंसेस चेंज कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस, कितने लोगों को रखना है काम पे, कितनों को हटाना है, तो वो पूरा आपने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 100 करोड़ का लोन लिया, अब वो कंपनी कहती है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम आपको रिपेमेंट नहीं कर सकते, लोन नहीं चुका सकते। अब ये केस आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आता है, ओके, ये विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स, NCLT, उसके थ्रू ये क्या करेगा, ये वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन करेगा। ये देखेंगे कि इस कंपनी में हम कुछ चेंजेस करके क्या इस कंपनी को हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर रन करेगी, प्रॉफिट में चलेगी, तो क्या होगा, ये अपना जो ड्यू है, अपना उधार है, चुका सकती है।
फाइन। तो यहाँ पे ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो। रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होगा कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को रिवाइव कर सकते हो। ओके, कुछ भी चेंजेस करके, कि उसके फाइनेंस में चेंज करना है, मैनेजमेंट में चेंज करना है, कितने लोगों को काम पे रखना है, नहीं करना है, कौन सी चीज़ों को चालू रखना है, कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन बंद करना है, ये सब चीज़ें रीऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होंगी। फाइन। और अगर कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, रन करती रहेगी, ऑपरेट करती रहेगी, और हो सकता है वो प्रॉफिटेबल भी बन जाए। अगर वो प्रॉफिटेबल बन जाती है तो किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है? फायदा ये होगा कि अगर ये प्रॉफिटेबल बन जाती है तो ये अपना उधार चुका सकती है। सो दैट इज द बेसिक थिंग अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो यहाँ पे जो आईबीबीआई जो है चेयरमैन है, वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो सोल टारगेट है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो चीज़ें सही है, अगर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो फाइनली आप क्या करेंगे, लिक्विडेशन करेंगे। लिक्विडेशन ऑफ असेट्स में क्या होगा, कंपनी के जो भी असेट्स हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई भी इक्विपमेंट है, उनको सेल कर दिया जाएगा। उनको बेच के जो भी पैसा आ रहा है उससे आप जो है अपना उधार चुका सकते हैं। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। उसको प्रॉफिटेबल बना के हम अपने रिकवर कर लें ड्यूज। तो यही चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, रिकवरी हमारा ऑप्शन नहीं है, है ना। रिकवरी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिकवरी मतलब लोन की जो रिकवरी है वो हमारे इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसी का एग्जांपल देते हुए इन्होंने कहा कि एक कोई जैसे किसी भी आप कोई भी लॉ बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उसका एम या ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, ठीक है। वही एक तीर से दो शिकार वाली जो आपकी कहावत है वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव रीऑर्गेनाइजेशन है। रिकवरी के लिए अगर आपको जाना है, ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिकवरी के अंदर, तो आप आईबीसी को यूज़ मत करिए। आपके पास और दूसरे एवेन्यूज़ भी हैं, दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। रिकवरी के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? यू हैव डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ओके, डीआरटी एक्ट बनाया गया डेट की रिकवरी के लिए। इसी तरह से आपका बैड बैंक का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, या फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी, इसको कर सकती हैं। इसी तरह से आपका एक लॉ बनाया गया था, यू हैव दैट सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट आपका बनाया गया 2002 में। तो ये एक्ट क्या करता है, ये बैंक्स को एम्पावर करता है कि आप कोर्ट में जाने के बजाय जिस कंपनी ने जिस भी उसने लोन ले रखा है उसके असेट्स को आप बेच सकते हो और अपना अपना जो लोन है उसको रिकवर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि रिकवरी के टूल्स आपके पास काफ़ी सारे हैं। और यही चीज़ आईबीबीआई के जो चेयरमैन हैं साहू, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर जो क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों ने लोन दिया है, बैंक है, अगर उनका फोकस रिकवरी है, सो देर आर अदर एवेन्यूज अवेलेबल टू देम, जो अभी हमने डिस्कस किए, उनके लिए आप जा सकते हो। और अगर आप रिकवरी में इंटरेस्टेड हो, यू मस्ट नॉट यूज़ द आईबीसी, क्योंकि आईबीसी का ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आईबीसी का ऑब्जेक्टिव रीऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इट इज़ अ सिचुएशन। अगर आप ये स्टेटमेंट देखते हैं आईबीबीआई के चेयरमैन का, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कंपनी है, उसको मान लीजिए 4 बैंकों ने लोन दे रखा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सारे बैंक ये चाहते हैं कि इसके जो असेट्स हैं, फाइन, इसके जो हमारे जो क्लेम है, इसके असेट को बेच के हम ले लें या वट एवर इट इज़। लेकिन हो सकता है कि कंपनी के जो प्रेजेंट असेट हैं वो किसी एक बैंक का लोन चुकाने के लिए सफिशिएंट हो, लेकिन सारे बैंकों का लोन चुकाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होंगे। दिस इज़ द सेम थिंग जो इन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन की है। देखिए, ये सिचुएशन होगी जहाँ पे क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल क्रेडिटर, मतलब कोई एक बैंक है, उसका जो क्लेम है वो कंसिस्टेंट हो सकता है कंपनी के एसेट से। बट क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर, मतलब ये सारे जो बैंक हैं उनका क्लेम वो कंपनी के एसेट से वो नहीं है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एंड द सेम थिंग हैज़ बीन सेड बाय द एमएस साहू कि इंसॉल्वेंसी, ये जो लॉ है, दैट इज़ नॉट अ रिकवरी टूल। रिकवरी का ये टूल नहीं है अगर आपको रिकवरी के लिए जाना है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर रिकवरी ये नहीं कर रहा है तो आईबीसी कर क्या रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कर क्या रहा है? देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है। लोन की रिकवरी उसमें से एक इसका मतलब वो है, आप ये कह सकते हो कि इसका एक पार्ट है, जो ये प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है तो उससे लोन रिकवरी भी आपकी हो रही है। कुछ इंसिडेंटल बेनिफिट होते हैं किसी प्रोसेस के, उसमें से लोन रिकवरी इज़ द पार्ट ऑफ दैट आईबीसी। आईबीसी ने आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है। आईबीसी के आने के बाद इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। दैट इज़ वन ऑफ दैट पार्ट। क्योंकि आईबीसी के आने से क्या है, देखिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करना जितना आसान होता है, उससे एग्जिट करना भी उतना ही ईजी होना चाहिए।
क्योंकि सारे बिजनेस सफल नहीं होते, कुछ अगर अनसक्सेसफुल हैं तो जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, जिन बैंकों ने लोन दे रखा है, उनके लिए ज़रूरी है कि उस बिजनेस से एग्जिट करना भी ईजी हो। तो आईबीसी उसे क्या बना रहा है, ईजी बना रहा है। लोन रिकवरी की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है कि आईबीसी ने इंप्रूव किया है रिकवरी रेट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट टू 48% इन 2 ईयर्स फ्रॉम 26% इन द प्री आईबीसी एरा। तो रिकवरी रेट को भी ये इंक्रीज कर रहा है, बट दैट इज नॉट द मेन पर्पस। मेन पर्पस रीऑर्गेनाइजेशन है। रीऑर्गेनाइजेशन से जो लोन रिकवरी हो जाती है वो एक तरह का इसका अलाइड बेनिफिट आप मान सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आईबीसी कोड लेके आया है, वो है बिहेवियर ऑफ बोरोवर्स। मतलब जिन लोगों ने उधार लिया है उनके बिहेवियर को, उनके माइंडसेट को इसने चेंज किया है। किस तरह से? पहले क्या होता था, जिन कंपनियों ने उधार लिया वो उधार लेके बैठ जाते। अब वो देखते हैं कि टेंशन जो है बैंकों की है, वो हमारे से किस तरह से उधार निकलवा सकते हैं। ओके, ये टेंशन उनकी। अभी ये चीज़ चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आने से क्या होगा, अगर जिस कंपनी ने उधार ले रखा है वो उधार पे नहीं कर रहा है ना, अपना डेट पे नहीं कर रहा है, तो ये जब चीज़ आपका आईबीसी में जाएगी, आईबीसी क्या करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन करेगा। वो उस कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेगा, वहाँ पे चेंजेस करेगा। तो उस कंपनी के हाथ से वो चीज़ें निकल गई हैं। अब वो अपने बेसिस पे चीज़ों को डील करेगा और किस तरह से है ना, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम लिया जा सकता है वो देखा जाएगा। अगर उस वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो फिर लिक्विडेशन, असेट्स को सेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बोरोवर्स हैं उनका माइंडसेट चेंज हुआ। वो देखते हैं यार जब तक हमारे हाथ में कंट्रोल में है चीज़ें, हम इसको डील कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर चीज़ें आईबीसी में चली जाएंगी, है ना, बैंक्रप्सी प्रोसेस में चली जाएंगी, तो फिर हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। फिर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग अपने हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक शिफ्ट हुआ है जहाँ पे जो डेटर है, डेटर इन पोजेशन, ओके, शिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटर इन पोजेशन, लोग उधार लेके बैठ जाते थे, उससे अब चीज़ें चेंज हुई हैं। क्रेडिटर इन कंट्रोल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्रेडिटर कौन होंगे? जो बैंक हैं जो उधार दे रहे हैं, वो अब कंट्रोल में है। तो इससे अभी एट प्रेजेंट हो क्या रहा है, जिन बैंक, जो कंपनीज हैं, है ना, जो कंपनी है लोन नहीं चुका पा रही हैं, वो आईबीसी में जाने से पहले अपना पूरा कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को, मतलब अपना लोन चुका दें, डेट चुका दें। क्योंकि आईबीसी में जब ये चला जाएगा, पूरी कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन होगा और चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। दैट इज़ द ओवरऑल बेनिफिट। आईबीसी का जो बेनिफिट है इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे अलाइड बेनिफिट हैं इसके, जिसमें से लोन रिकवरी एक अलाइड बेनिफिट है, बट दैट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव एज मैंशन बाय द आईबीबीआई चीफ। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से एक किताब सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल की प्रिपरेशन इंक्लूड है। दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर जीएस और ऑप्शनल के लिए। और 1 साल का आप अगर ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। 80 नंबर ऑफ टेस्ट प्री और मेंस दोनों के मिला के आपको फ्री मिल रहे हैं। लोन फैसिलिटी का आपको ये लिंक दिया जा रहा है, दिस इज़ द लोन फैसिलिटी लिंक। 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। फाइन, तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। और अभी आपको जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिस पे आपको 35% डिस्काउंट है, उसके साथ आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जा रही है। इसके लिए भी आप जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ये फीस स्ट्रक्चर का ये दिखेगा। इसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, केवल ऑप्शनल के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है। एंड ये 21 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं। जो बच्चे 21, 22, 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना पूरा सिलेबस इन बैच कोर्सेज में कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल। कोई भी डाउट आपका है तो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।